फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस फिजिक्स में न्यूटन के गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम सार्वत्रिक नियम कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो नियम था, उसके अनुसार क्या होता है, दो पिंडों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो द्रव्यमानों के जो दो पिंड होते हैं उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा जो होती है वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी के अनुदिश होती है। ये एक केंद्रीय बल होता है। न्यूटन का जो गुरुत्वीय बल है वो आकर्षण का बल होता है। जैसे ये m1 द्रव्यमान का और ये m2 द्रव्यमान का दोनों पिंड हैं। इन दोनों के जो केंद्र के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। अब फोर्स जो एक्टिंग हो रहा है, ठीक है, तो F12 है और F21 है। यहाँ हम न्यूटन के नियम के अनुसार हम बता सकते हैं कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, और हमारा जो आकर्षण बल है यानी F वो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इससे हमको मिल जाता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ g जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। एसआई पद्धति में g का जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। विमीय सूत्र अगर देखा जाए तो इसका विमीय सूत्र हो जाता है m-1 L3T-2 हो जाता है। जी जो है एक सदिश राशि है, यानी इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। जी का जो मान है वो कणों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप यहाँ है। डायग्राम अगर देखते हैं, एक द्रव्यमान हमारा m का है, एक m2 है। दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, एक m1 से m2 की तरफ, वो है हमारा फोर्स 12। दूसरा है जो m2 से m1 की तरफ लग रहा है, फोर्स F21। m1 द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाला जो बल है वो F12 है, जबकि m2 द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाला बल F21 है। जो F21 है वो इक्वल हो जाएगा जी m1 m2 इंटू 1/r स्क्वायर। इसको हम यूनिट फैक्टर या यूनिट वेक्टर कैप r है। सेकंड वाले पे जो एक्टिंग कर रहा है 1 एंड 2 में, वो हो जाएगा कैपिटल जी m1 m2/r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r। आगे चलते हैं। जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वो ये दर्शाता है कि बल विपरीत दिशा में लगे हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इस प्रकार यह जो है ये जो है प्रूव कर रहा है कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम ऐसा होता है क्योंकि दोनों विपरीत होते हैं। आगे चलते हैं। इसको हम देख सकते हैं जो फोर्स और दोनों के बीच की डिस्टेंस के रिस्पेक्टिवली बनाया गया है। तो जैसे जैसे दूरी जो है हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे फोर्स कम होगा। ठीक है, दो तुलनात्मक दूरियों हेतु बल, अगर दो दूरियां दी हों और दो बल भी हों, ठीक है, तो उससे हम F1 F2 और इनके बीच में रिलेशन देख सकते हैं। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं। तो पहला है, यह पिंडों के मध्य उपस्थित जो माध्यम होता है उस पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है। सेकंड है, यह एक केंद्रीय बल है। क्यों?
कि जो केंद्र से यानी जो पिंड होते हैं उनके केंद्र से जो जाने वाली लाइन होती है, रेखा होती है, उसी के ये अनुदिश काम करता है और एक प्रकार का आकर्षण बल भी होता है। यह बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। यह एक दुर्बल प्रकृति का, सबसे यानी दुर्बल प्रकृति जो है ये है गुरुत्वाकर्षण बल है। यह एक संरक्षी बल होता है, अर्थात इसके द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। आगे चलते हैं। यह न्यूटन गति की क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों में सबसे कमजोर यह बल है जिसकी परास जो होती है 10 मीटर से 0 तक होती है। आगे चलते हैं। दो ग्रहों के लिए द्रव्यमान एवं त्रिज्या के आधार पर गुरुत्वीय त्वरण की तुलना। जैसे हम देखते हैं पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान होता है स्मॉल जी का, वो होता है G_ME/RE। और जहां हम देख सकते हैं ME जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, RE जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। ग्रह पर गुरुत्वजनित त्वरण जो है G_MP यानी मास ऑफ प्लेनेट, एंड जो RP है वो प्लेनेट का यानी ग्रह की त्रिज्या हो जाती है। इस समीकरण और इस समीकरण को हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको मिलता है G'/G इज इक्वल टू MP/ME विच इज इक्वल टू RE/RP का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध किसके पदों में? व्यास के पदों में। तो गुरुत्वीय त्वरण हम जानते हैं स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल G इंटू यम अपान कैपिटल R स्क्वायर। जो व्यास होता है यानी जो D होती है वो जानते हैं त्रिज्या का दोगुना होता है, तो उसको हम कह सकते हैं 2R। जो R है वो इक्वल हो जाएगा 4GM/D स्क्वायर। नेक्स्ट है कैपिटल G व G में संबंध घनत्व के पदों में। यहाँ हम देखते हैं पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो G यानी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल G M/R स्क्वायर होता है। पृथ्वी का घनत्व D अगर है तो हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, तो यम इज इक्वल टू D इंटू वी हो जाता है। तो वॉल्यूम हमारा है 4π/3R³ और D मल्टीपल में हो जाएगा, तो आ जाएगा G इज इक्वल टू 4π/3RdG, जहाँ D जो है वो नियत है, ठीक है। G जो है हमारा प्रोपोर्शनली होगा R के, और G जो है हमारे घनत्व के भी प्रोपोर्शनल होगा। अगर R जो है वो नियत होता है, ठीक है, तो हमारा फार्मूला आ जाता है G1/G2 इज इक्वल टू D1/D2। अगर D नियत है तो हमारा बन जाएगा G1/G2 इज इक्वल टू R1/R2। नेक्स्ट है नोट में देखते हैं पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक होता है। यानी जो G का मान होता है वो ध्रुवों पर ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखाओं पर कम होता है। ये भी कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा से हम ऊपर की ओर जाएं तो G का मान बढ़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऊंचाई के साथ मान में परिवर्तन। जैसे जैसे हम पृथ्वी की ऊंचाई बढ़ाते हैं, जैसे पृथ्वी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे ऊंचाई में के साथ साथ G में भी परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल G M/R स्क्वायर, और पृथ्वी से H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा G इज इक्वल टू यानी GH इज इक्वल टू कैपिटल GM/R प्लस H का होल स्क्वायर। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, जो GH इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल g इंटू R/R प्लस H का होल स्क्वायर। यहाँ हम R कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा ये, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ जो है H जो है त्रिज्या से बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम इतना कर सकते हैं, तो आ जाएगा GH इज इक्वल टू G1 + 2H/R।
जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं जी के मान में कमी आती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जी जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जी एच जो है वो बढ़ेगी। अगर दूरी अनंत हो जाए या आर इजिकल टू अनंत पर जी का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, जी के मान में अगर प्रतिशत कमी देखना है तो कैपिटल जी अपान जी इंटू 100, या हम ये भी कह सकते हैं 2h अपान आर इज इक्वल टू 2h अपान आर इंटू 100। गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, जैसे जैसे गहराई होती है तो भी जी के मान में परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम सतह पे देखेंगे। सतह पे हमको मिलता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 पाई/3 रो जी कैपिटल आर। सतह की गहराई अगर जाते हैं डी गहराई पर तो आ जाएगा जी डी इज इक्वल टू 4 पाई फोर पाई अपान 3 रो इंटू जी इंटू में कैपिटल आर माइनस डी। ये हमारी डेप्थ है तो आर माइनस डी हो जाएगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा जी डी इज इक्वल टू स्मॉल जी 1 माइनस डी अपान आर। डी जो होता है वो सतह के अंदर, जो पृथ्वी सतह है उसके अंदर की गहराई है, और जो हमारा रो है उसको हम डेंसिटी या घनत्व कहेंगे। आगे चलेंगे। पृथ्वी के अंदर जाने पर डी गहराई यानी अर्थात डी गहराई अगर जाते हैं तो गुरुत्वीय मान जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो कम होता जाएगा। तो गहराई के साथ अगर देखा जाए जी के मान में कमी होती है तो इस प्रकार ये जो है कमी 3 प्रकार से होती है। जैसे है निरपेक्ष कमी, जिसको हम डेल्टा जी इज इक्वल टू जी माइनस जी डी इज इक्वल टू डी जी अपान आर हो जाता है। भिन्नात्मक अगर कमी देखनी है तो डेल्टा जी अपान जी इज इक्वल टू जी माइनस जी डी अपान जी इज इक्वल टू डी अपान आर हो जाता है। थर्ड है प्रतिशत कमी। यहाँ हम कह सकते हैं कि डेल्टा जी अपान जी इंटू 100 इज इक्वल टू डी अपान आर इज इक्वल टू इंटू 100। यहाँ हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के जो केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वह शून्य होता है। पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी का अगर आकार बढ़े या घटे तो उस पर हम जी का मान परिवर्तन हो सकता है। जैसे यहाँ भूमध्य रेखा की त्रिज्या जो है वो ध्रुवीय त्रिज्या से बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ आर ई जो है हम मान सकते हैं आर ई अर्थ का जो रेडियस है वो ज़्यादा है अर्थ के यानी प्लेनेट के रेडियाई के। तो यहाँ प्लेनेट का जो जी होगा वो ज़्यादा होगा अर्थ के जी से। ठीक है, यहाँ जी ई इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर है, और यहाँ प्लेनेट का जो गुरुत्वीय त्वरण है ये जी एम अपान आर पी स्क्वायर है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो अब मिल जाएगा हमको जी ई अपान जी बी इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर अपान आर ई स्क्वायर। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का जो भार होता है वो अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। ध्रुव पर भार अधिक और भूमध्य रेखा पर कम हो जाता है। जी पी इज इक्वल टू जी ई प्लस 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलते हैं। पृथ्वी जब घूर्णन करती है इसके कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है। यदि यम द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी की सतह पर बिंदु P पर, यहाँ बिंदु P है, रखी हो तब वस्तु का जो भार होगा, आभासी भार होगा यम जी डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ सी। एक फोर्स लगेगा जिसके वजह से ये और आभासी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये सदिश योग नियम से है। यहाँ हम जानते हैं एम जी इज इक्वल टू अंडर रूट में एम जी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एम जी एफ सी कॉस 180 माइनस लैम्डा। जो लैम्डा है यहाँ एंगल है, अक्षांश का कोण है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। ध्रुवों के लिए लैम्डा जो होता है वो 90 डिग्री होता है
और भूमध्य रेखा के लिए ये 0 हो जाता है। जी ध्रुव पर यहाँ हो जाता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस स्क्वायर 90। तो जी भूमध्य रेखा पर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव पर इसका जो लैम्डा होता है वो 90 होता है और भूमध्य रेखा पर 0 हो जाता है। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर 0 हो जाता है। तो कॉस स्क्वायर 0 का जो मान होता है वो 1 हो जाता है। मिल जाता है हमको जी भूमध्य रेखा पर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसको हम माइनस कर लेंगे जी ध्रुव माइनस जी भूमध्य रेखा पर, तो आ जाएगा हमारी वैल्यू जो आएगी वो 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान के भूमध्य व द्रव्यमान की कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, उसकी भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ अगर जाया जाए उसके भार में वृद्धि कितनी होगी, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।